नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत किया था कि मूल्य क्या है, और मूल्य को विस्तार से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। और सिविल सर्विसेज एक बात पे बहुत जोर देता है, एग्ज़ाम, आप जो भी चीज़ जानो आप उसको बेहतर तरीके से, आपको ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन जो भी चीज़ जाननी है उसको बहुत गहराई से और बेहतर तरीके से जाननी है। तो इसीलिए मूल्य को हम लोगों ने विस्तार से समझा और एक उसे परिभाषित करने का प्रयास किया। और हमने ये देखा कि जो मूल्य किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्य ही तय करेंगे कि व्यक्ति जीवन में कितनी सफलता अर्जित करेगा, और कोई समाज या राष्ट्र तभी तरक्की कर पाता है जब उसमें उन मूल्यों को उन नागरिकों में समाहित कर दिया जाता है जो कि उस देश या समाज के विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि मूल्यों के विकास में किनका किनका योगदान रहता है। मुख्यतः मूल्यों के विकास में तीन तरह के चीज़ों का योगदान है, तीन तरह की संस्थाओं का योगदान होता है। पहला परिवार, दूसरा शिक्षण संस्थाएं और तीसरा समाज। इन्हीं तीन के बीच किसी भी व्यक्ति में मूल्य को स्थापित किया जाता है। अब इसको हम लोग समझें। एक उदाहरण है, और उदाहरण ये है कि एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे के घर में एक फ़ोन आता है और फ़ोन में कहा जाता है कि बेटा घर में वर्मा जी हैं कि नहीं हैं, पापा हैं कि नहीं हैं। तो बच्चा कहता है मैं अभी जाके पापा को बुला के लाता हूँ। पापा कहता है, वो बच्चा कहता है पापा फ़ोन है और आपको उन्होंने बुलाया है। तो पिताजी नाराज़ होते हैं, और नाराज़ होने के बाद फ़ोन तो सुन लेते हैं, फिर उससे कहते हैं कि बेटा जब कोई फ़ोन आए और जब कोई मेरे बारे में पूछे तो पहले आप मुझसे पूछ लो, तब बताओ उनके बारे में। अब बच्चा बड़ा चकराता है कि पहले कोई पूछे, कोई फ़ोन आए तो मैं पहले पिताजी से पूछूंगा कि वो है कि नहीं है। तो ठीक है, अगली बार नंबर 2, दूसरी बार फ़ोन आता है और फ़ोन में कोई पूछता है कि पापा हैं। तो बच्चा कहता है कि रुकिए मैं पूछ के बताता हूँ कि पापा हैं कि नहीं है। मतलब वो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं पापा से पूछ के बताता हूं कि वो है कि नहीं है। फिर जाता है, फिर डांट खाता है, और फिर उसको समझाया जाता है कि देखो जब कोई फोन आए तो अभी कुछ मत बोलो, मेरे पास आओ और फिर मैं जैसा कहूं फिर उस तरह का जवाब दे दो। अब तीसरी बार फोन आता है और पूछता है कि पूछता है फोन में पापा है कि नहीं है। वो चुपचाप जाता है, पापा से पूछता है इशारों में। पापा कहते हैं कह दो मैं नहीं हूं, और वो फोन पर जाता है और कहता है कि पापा कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है। अब फिर बेचारा वो डांट खाता है, और डांट खाता है कि यार तुम कब कब तुम्हारे में अकल आएगी, कब समझदार बनोगे। तो अगली बार कहते फोन आए पूछो, लेकिन ये मत जोड़ो। और अब आप बच्चा स्मार्ट हो गया है। अब फोन आता है, वो कहता है रुकिए मैं देख के बताता हूँ। पिताजी के पास जाता है, मुस्कुराता है, क्या कहना है। पिताजी कहते हैं मैं नहीं हूँ। वो जाके बच्चा फोन पे कहता है कि पिताजी घर में नहीं है। उसको शाबाशी मिलती है, लेकिन आप उसमें एक मूल्य डाल दिया, होते हुए भी ना होना। आप घर पे हैं लेकिन घर पे होते हुए भी नहीं हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ये पता चल जाता है स्कूल में होते हुए भी ना होना। वो बताता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, वो बाहर जा रहा है। तो मूल्य हमने कहां से सीखा, तो पहला मूल्य हम लोगों ने बच्चा परिवार से सीखता है। इसलिए आप अगर किसी बच्चे के मूल्यों के बारे में जानना हो तो उसको देख के उसको परिवार के बारे में जान सकते। हमने एक कहानी सुनी थी और हमको बार बार वो बचपन में सुनाई जाती थी, और उसकी पता नहीं रियल थी कि नहीं रियल थी। ये कहानी सोचता है आपने भी सुनी हो, सुल्ताना डाकू की कहानी। सुल्ताना डाकू के बारे में ये कहा गया कि सुल्ताना बहुत बड़ा डाकू था, उसने बहुत हत्याएं की, बहुत करने के बाद उसको पुलिस ने पकड़ा और उसको फांसी दी जा रही थी। तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने अंतिम इच्छा बताई, वो ये बताई कि मेरे साथ मेरी माँ को भी फांसी दी जाए। क्यों? क्योंकि पहली बार जब मैं घर में चोरी का सामान लेके आया, कक्षा 1 या केजी में पढ़ता था, तो मैंने पहली बार कोई चीज़ चुरा के लाया तो माँ ने मुझे शाबाशी दी, मुझे कभी मना नहीं किया। तो बचपन में जब भी मैं चोरी कर रहा था तो माँ मुझे जो है वो शाबाशी देती थी। इसलिए अगर मैं आज डाकू बना हूँ तो इसका उत्तरदायित्व मेरी माँ का है। ये कहानी रियल थी कि नहीं, लेकिन ये कहानी बचपन से मूल्य ये देती है कि जो भी अच्छी आदतें हैं हमें बचपन से सिखाई जानी चाहिए। और बचपन में क्या है, बच्चा माँ की गोद में है, पैदा हो रहा है,
विश्वास करता है, क्योंकि पूरा अस्तित्व उसका आसपास के लोगों के भरोसे चलता है। और ये जो भरोसा है वह उसमें सहानुभूति पैदा करता है। वो जब अपने साथ देख रहा है कि मेरे साथ लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मैं केंद्र में हूं, मुझे भूख लगेगी तो मुझे चिंता नहीं करनी है, लोग मुझे खाना देंगे, दूध देंगे, तो ये जो सहानुभूति है धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा कर देती है। इसलिए जो परिवार है वो पहली इकाई होती है जिससे नैतिक मूल्य किसी बच्चे में आते हैं। हम लोगों ने वो एक फेसबुक पर या अलग अलग जगह एक छोटी सी कहानी चल रही थी कि विश्वास की बात, कि मेरी सच्ची माँ और झूठी माँ। तो वो लड़का कह रहा है कि जो मेरी सच्ची माँ है, जो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, और उसकी सौतेली माँ है, तो कहते जो मेरी जो सौतेली माँ है वो झूठी, वो सच्ची है, मेरी जो पहली माँ थी वो झूठी थी। जब मेरी सौतेली माँ मुझसे कहती आज तुम्हें खाना नहीं दूंगी तो खाना नहीं देती है, लेकिन जो मेरी पहली माँ थी वो कहती तो थी कि अगर तुमने बदमाशी की तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वो झूठ बोलती तो मुझे खाना दे देती थी। ये जो आत्मविश्वास है आसपास के लोग, कोई बच्चा ऐसा है बचपन में इसको स्नेह मिला है तो उसमें वो आत्मविश्वास पैदा होता है। और ये जो आत्मविश्वास है यह धीरे धीरे समानुभूति की क्षमता पैदा करता है, दूसरे की अनुभूति को समझना। वो दूसरे क्या अनुभव कर रहे हैं उसको समझते हुए वो आगे बढ़ता है। तो परिवार मूलतः उन मूल्यों को सिखाता है जो मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से जुड़े होते हैं। इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि पहली शिक्षक माँ होती है, माँ के बाद पिता का आता है। तो ये जो पहला रोल है ये परिवार के आधार पर शुरू होता है। अगर जो अबुल कलाम आजाद जी थे, जो राष्ट्रपति रहे, वो उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि अगर आपको पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आप प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर आप मूल्यों का विकास कर दें। अगर प्रारंभिक स्तर पर मूल्य का विकास हो गया तो व्यक्ति जीवन भर मूल्यों के साथ निभाता है। तो पहली अवस्था जो आती है मूल्यों के योगदान में वो आता है परिवार। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जो है प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसके आसपास अच्छा वातावरण होना चाहिए, उससे अच्छी बातें बतानी चाहिए, उसको विश्वास करना सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका विश्वास टूट गया तो वह बहुत दिनों तक बहुत बड़े काम करने की स्थिति में नहीं आता है। एक शेखर एक जीवनी, हम लोगों ने बहुत बड़े उपन्यासकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की शेखर जीवनी बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि बच्चों के मूल्यों के बारे में। उन्होंने कहा एक दिन उसकी शेखर की माँ यूं ही बोल देती है मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये लाइन शेखर को ने बचपन में सुनी थी और जीवन भर ये लाइन उसको तोड़ती रहती है, उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती रहे। इसलिए मूल्यों के विकास में सकारात्मक मूल्यों के साथ, प्रेम अनुभूति के साथ हमारा परिवार जो है वो भरोसा करना सिखाता है, क्योंकि परिवार का हर संबंध भरोसे पर आधारित है। और इसे दूसरों का सम्मान करना, उनके प्रति कृतज्ञता भाव लाना, ये परिवार की पहली सीढ़ी है। और लेकिन ये एक दृष्टिकोण है, मूल्य का एक पहलू है। और दूसरा पहलू सीखने के लिए बच्चे को स्कूल में जाना रहता है। और स्कूल वो जगह है, क्योंकि अभी तक बच्चा क्या हो रहा था, भावनाओं पे हो रहा था। आपने लाइन सुनी होगी, पालने में हर व्यक्ति राजकुमार होता है। इसका मतलब क्या है कि पालने में बच्चा सो रहा है, वो सेंटर में है और इसलिए उसको ये लगता है। और उसको दूसरे मूल्य भी अपने में करने हैं। और वो जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाने में उसके कौन से मूल्य आ रहे हैं? सत्यनिष्ठा, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व क्षमता, सह-अस्तित्व आता है। सत्यनिष्ठा, क्योंकि स्कूल में आप देखें कोई भी स्कूल होगा वह आपको पहला यही बताएगा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यहां पर, वहां परिवार में भी होता है, लेकिन परिवार में भावना प्रधान होता है। यहां पर सत्यनिष्ठा बताई जाती है कि मन वचन कर्म से आपको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और इसी तरह ये पहली सीढ़ी होती है जब बच्चा सत्यनिष्ठा से उसका संबंध स्थापित करता है। इसको आगे हम लोग और विस्तार से इन गुणों के बारे में देखेंगे, जब प्रशासनिक अधिकारियों के कौन कौन से गुण होते हैं, जब हम लोग अभिक्षमता वाला हिस्सा पढ़ेंगे तब इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या में जाएंगे। फिर आता क्या है? अनुशासन, टाइम से पहुंचना है, टाइम से खाना है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं तो दिन भर सो रहे हैं या कब सोने उठने का टाइम नहीं है, लेकिन बच्चा स्कूल में अनुशासन सीखता है। और ये जो अनुशासन है, ये अनुशासन सिर्फ अपने प्रति नहीं होता है, वो पूरे समाज के प्रति भी अव्यक्त होने लगता है। इसलिए जैसे राष्ट्रभक्ति, 15 अगस्त 26 जनवरी का में जो राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत गाए जाते हैं अलग अलग, वो घर में नहीं होते,
लेकिन स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीजों का निर्वहन करे। उसमें घर में आप हो सकता है कि कोई बहुत अमीर घर में है, कोई गरीब घर में है, लेकिन जब स्कूल बच्चा जाता है सबकी ड्रेस एक हो जाती है, सब एक स्तर पे आते हैं, तो पहली बार उसको इस बात की जानकारी होती है कि हम सब बराबर के हैं और हम सबको आपस में बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। और देशभक्ति को सिखाने का यही होता है। वो सभी राष्ट्र जिन्होंने बहुत तेजी से तरक्की की है, वहां के स्कूलिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त होता है। वहां पर राष्ट्र के प्रति जो सम्मान है, अगर आपने स्कूल में बता दिया तो चल जाता है। और आजकल तो ये माना जाने लगा है कि बच्चे के पास इतने मौके नहीं रहते हैं कि उस समाज में घुल मिल के टाइम दे सके, इसलिए अब कहा जाता है अगर किसी बच्चे के आपके एटीट्यूड को जानना हो, उसके मूल्यों को जानना हो, आप उसका परिवार देख लीजिए और जिस तरह के स्कूल में पढ़ा है उसको देख लेना चाहिए। तो ये जो है देशभक्ति है। और इसी के साथ वो नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता का अर्थ ये होता है कि बच्चा जब अपने जैसे, उसके घर में माँ नहीं है, पिता नहीं है, और उसको सेल्फ निर्णय करना है, अपने से निर्णय करना है और लोगों के साथ उसको बेहतर व्यवहार भी करना है, लोगों को कैसे नेतृत्व प्रदान करना है, ये व्यवस्था, ये मौके हमें स्कूल में देते। इसलिए स्कूल के करिकुलम में पढ़ाई के साथ साथ इन गतिविधियों को शामिल करना आवश्यक होता है। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें बहुत कम बातचीत हो रही है, कई काम परिवार का रहा है, वो है सह-अस्तित्व। सह-अस्तित्व की परिभाषा क्या है कि विचार आदत ना मिले फिर भी साथ साथ रहना सह-अस्तित्व कहलाता है। पहले ये बहुत अच्छा हमारे पास तरीका था कि जब संयुक्त परिवार होते थे, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, तो बच्चे सह-अस्तित्व की अवधारणा वहां सीखता था। जिसको वो पसंद नहीं भी कर रहा है उसके साथ तालमेल बैठाकर अपने जीवन को आगे चलाना सह-अस्तित्व कहलाता है। और स्कूल वो जगह है जहां पर अलग अलग आपके परिवार के बच्चे नहीं है, वहां पर आपके उस धर्म के बच्चे ना हो, आपके जात के बच्चे ना हो, या आप जिस समाज से आ रहे हो समाज के बच्चे ना हो, तो जो आपके समाज अलग अलग है, जिसके विचार अलग है, आदतें अलग अलग है, आस्थाएं अलग अलग है, वहां पर साथ साथ रहने के जो मूल्य है, सह-अस्तित्व का जो मूल्य है, तो जीवन व्यक्ति की सफलता में योगदान करता है, वो उसको स्कूल से मिलता है। इसलिए मूल्यों के विकास में एक परिवार पहली कड़ी हो गया, दूसरी कड़ी के रूप में स्कूल आता है। और हमने बचपन से खेल भावना सीखी होगी। अभी ये माना जितने लोग बड़े पदों पे गए या जिन्होंने बहुत बेहतर किया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में बेहतर किया है, विशेषकर आप देखिए बिजनेस के क्षेत्र में ज्यादातर का संबंध खेल से रहा है। कोई खिलाड़ी आदमी जो खेल खेलता है वो खेल भावना से, खेल भावना का मतलब ये हुआ हार के भी दुखी नहीं होना, हार के भी उसको मन में मत लाना। जब इसलिए आप देखिए जब खेल खत्म होता है तो जो हारता है वो दोनों हाथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल्य बचपन में अगर आपको सिखा दिया गया, जीत हार जीवन का नियम है। और ये नियम परिवार नहीं, परिवार में बच्चे के अगर किसी ने चॉकलेट छीन ली, बच्चा रोता है तो परिवार वाले उसको दिला देते हैं, क्योंकि वहां भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन स्कूल, मेरा छोटा सा स्कूल है, मेरी माँ चलाती है, वहां पर अक्सर हम देखा है बच्चा जब तक पहली बार बच्चा कक्षा KG या 1 में आ रहा है बहुत रो रहा है, जब तक अपने माँ बाप को देख रहा है वो रो रहा है। लेकिन जब माँ बाप को बैठ आप जाओ, अब माँ बाप सामने चले गए, अब बच्चा अकेले है, और वो धीरे धीरे लोगों के साथ संतुलन बनाना सीखता है। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण एरिया है शिक्षण संस्थान। फिर आते हैं समाज पर। समाज की भूमिका बहुत व्यापक होती है। अब देखिए कभी कभी होता है इसमें प्राइमरी लेवल पर कभी भी अंतर नहीं होता है, लेकिन देखना चाहिए कि हम जब भी कोई मूल्य सीख रहे हैं तो ज्यादातर आचरण से सीखते हैं। इसलिए प्राइमरी स्तर पे कहा जाता है जो टीचर होता है, जो भारतीय पद्धति है, भारतीय परंपरा है कि हर बच्चे के लिए टीचर आदर्श होता है। हम सब ने अनुभव किया होगा, बचपन छोटा बच्चा KG या 5 तक जो है वो घर वालों की बात नहीं मानता, लेकिन अगर मैडम कह देंगी तो उसे मान लेगा। घर वाले भी मैडम के नाम पे बहुत सारा काम चलाते। क्यों? क्योंकि मैडम जो है उसका रोल मॉडल है। परिवार में वो प्रेम करेगा, सबके साथ साथ रहेगा, लेकिन उसका जो रोल मॉडल बनता है वो स्कूल के टीचर बनते हैं। इसलिए प्राइमरी स्तर पर टीचर को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होगा। ये रोचक बात, मेरा स्कूल में कभी जाता हूँ KG क्लास में, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्लास लेने आ रहा हूँ, मैं अक्सर बाल नहीं झाड़ता, तो वहां पर मैंने एक दिन देखा, जिस दिन मैं क्लास में गया उस दिन जो KG के छोटे छोटे बच्चे थे ज्यादातर ने अपने बाल बिखरा लिए थे। क्यों? क्योंकि वो मुझे अगर रोल मॉडल मान रहे, तो मेरी माँ ने मेरा इशारा किया, देखो तुम बाल नहीं झाड़ते हो तो देखो बच्चे तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कि बच्चों के लिए वो जो टीचर वो आदर्श है। तब से मैं जब स्कूल जाता हूं और जब कभी क्लास वाला से पढ़ाता हूं, बहुत कोशिश करके मैं बाल झाड़ पाता हूं, वैसे मैं कभी नहीं कर पाता। तो क्या है, लेकिन एज टीचर के तौर पर ये रोल मॉडल आपके सामने आता है। फाइनली आता है समाज। समाज एक बड़ी भूमिका है। समाज में बच्चा
सीखता है चीजों को, परिवार से बाहर आता है। अब समाज में अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के, भाई स्कूल में कम से कम ये सुविधा थी कि स्कूल में टीचर था, क्लास में लगभग सब बराबर हैं, लेकिन समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। अब समाज जब किसी काम करता है समूह में मिलकर काम करना, ये समाज पहली चीज सामूहिकता से वो सिखाता है कि आप इंडिविजुअल नहीं हो, आप पूरी तरह से एक समाज की छोटी इकाई हो। इसलिए सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। और सामाजिक कार्यक्रम से कहीं कोई मतलब रामलीला कहीं चल रही है, कहीं ईद का सामूहिक त्यौहार चल रहा है, कहीं चर्च के सामूहिक त्यौहार मनाए जा रहे हैं, ये जो धार्मिकता पे आधारित जो त्यौहार समाज मिलकर मनाता है, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि मूल्यों के विकास करते समय समूह में मिलकर काम, कोई काम करना है, कोई प्रार्थना करनी है, कोई मिलकर कोई आयोजन करना है, तो इसमें सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो क्या हो जाता है कि ये सामूहिकता और एक दूसरे से सहयोग करना, क्योंकि समाज में कोई भी काम अकेले नहीं हो पाता, तो उसे बच्चा देखता, खुद भी ना करे लेकिन और लोग करते हुए देखता है कि देखो एक सहयोग करके वो काम चल रहा है। फिर उसके बाद सहिष्णुता, भाई जब आपके विचार नहीं मिल रहे, आदत नहीं मिल रहे, सस्तित्व की अवधारणा यहां पर आ गई है, लेकिन सहिष्णुता वहां से आएगी, क्योंकि आप ना तो आप परिवार के लोग वहां मौजूद हैं बहुत ज्यादा आपके निर्देशन करने के लिए, ना स्कूल का सिस्टम है, तो सहना बहुत लोगों के आते हैं आपको अच्छी नहीं लगेंगी। समाज में आप जा रहे हैं या समाज में कोई खेलकूद चल रहा है, हो सकता है कि आपके विचार ना मिले, तो आपको एक क्षमता डेवलप होती है, सहिष्णुता, सहने की क्षमता आती है। और फिर संवेदनशीलता में दोबारा ऐसे ला रहा हूं कि समाज में जब अलग अलग तरह के लोगों से व्यक्ति मिलता है तो उसमें अनुभूति डेवलप होती है, अलग अलग तरह की भावनाओं को समझने की क्षमता आती है, और यह क्षमता धीरे धीरे उसे स्वाभाविक नेतृत्व प्रदान करती है। जब आगे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे, जब लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता देखेंगे, तो उसमें बहुत बड़ा रोल इसका होता है। जो भी नेतृत्व करता होगा, वो चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी नेतृत्व करता है उसमें एक मिनिमम गुण जो होना चाहिए, जो मैं मानता हूं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। वो कहां से आती है? वो इस मूल्यों के साथ जितने तरह के अलग अलग के वैरायटी के लोग आपके अनुभव में आते हैं, उससे आपको भावनात्मक निर्णय लेने में आसानी होती है। जो नेतृत्व करता, लीडर वही बनता है जो अलग अलग माहौलों में पला। बहुत सारे देखें, बहुत सारे राजनेता हमारे आसपास आपको दिखेंगे, वो राजनेता जो संघर्ष करके आए, जो पूरे परिवार को साथ लेके आगे चले, वो अच्छे लीडर साबित हुए। यहाँ जो उनकी अगली पीढ़ी आई, वो कुछ मामलों में पिछड़ गई। क्यों? क्योंकि उसने इस तरह के मूल्यों को सहने का मौका नहीं मिला, जो उन्होंने सहा, समाज को देखा, चुनौतियों को स्वीकार किया। तो वो जो लीडरशिप डेवलप हुई है, वह इसलिए डेवलप हो पाई क्योंकि बहुत सारे मूल्य हम लोग समाज के भीतर मिलकर सीखते हैं। इस तरह समाज में, मतलब कोई एक बच्चे में, व्यक्ति में मूल्यों के विकास के लिए ये 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं उत्तरदायी हैं। अगर हम इसको रिपीट भी कर लें, अगर हम इसको देखें, परिवार, प्रेम, सहानुभूति, आत्मविश्वास, समानुभूति, आदर करना, ये सब भावनात्मक मुद्दे हैं जो आपको संवेदनशील बनाते हैं। ये परिवार देता है, परिवार प्रोटेक्शन करता है और आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। फिर जब स्कूल जाता है, हम लोग को अब्राहम लिंकन की वो फेमस कविता या वो फेमस भाषण याद है जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए लिखा था, और बहुत लंबा उसका जो सार, यहाँ छोटा सा काम को कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चे को स्कूल ला रहा हूं, उसको ये तो मत बताइए कि दुनिया कितनी खराब है, लेकिन उसे ये जरूर बताइए कि दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? कोई परिवार में उसने नहीं देखा है। अब वो जब परिवार से बाहर निकल के स्कूल में जा रहा है तो उसको अब आवश्यकता महसूस हो गई। फिर यहाँ पे सत्यनिष्ठा, अनुशासन, देशभक्ति, क्षमता, सहअस्तित्व, ये सब भावनाएं उसको एक अच्छा नागरिक बनाती हैं। अब भारतीय संविधान में देखें, भारतीय संविधान जब में जिन मूल्यों की बात हो रही है, कोई भारतीय संविधान से कौन कौन से मूल्य एक नागरिक के तौर पर आने होंगे, तो उसकी जो प्राथमिक सीढ़ी है या जो पहली चीज है वो है शिक्षा। अगर अच्छी स्कूलिंग हुई है तो एक अच्छे नागरिक के तौर पे व्यवहार करना आसान हो जाता है। और फाइनली ये समाज पर डिपेंड कर जा रहा है। आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे बच्चे के लिए इतना टाइम नहीं रहता है उस समाज में घुल मिल सके। स्कूल गया, परिवार से स्कूल गया, स्कूल का होमवर्क किया, उसी में। इसीलिए आजकल जो बच्चों का विकास हो रहा है उसमें सामूहिक निर्णय लेने का अवसर नहीं आ रहा है। सामूहिक परिवार की जो प्रणाली थी, जैसे सहने की क्षमता, जैसे कभी आप परिवार में बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं, वो कई दिनों तक आपके यहाँ रह रहे हैं, अब ऐसे मौके कम हो गए, तो बच्चा चाहते ना चाहते हुए उनसे सामंजस्य बनाता था। आज अगर कोई मेहमान भी आ रहा है, तटस्थ है, ठीक है 2 दिन रहेगा, 2 दिन के चला जाएगा। या चाचा, मामा, दादा, बहुत सारे जो पारिवारिक रिलेशन है, उन रिलेशन से जो मूल्य विकसित होते थे, उस मूल्यों का थोड़ा सा अभाव यहाँ। इसलिए मुख्य जिम्मेदारी
परिवार और शिक्षण संस्थाओं की हो गई है, लेकिन तीनों के सम्मिलित रूप से हम मूल्यों को विकास देख सकते हैं। इसलिए मूल्यों के विकास में इन तीन संस्थाओं का योगदान है। आपके सिलेबस में एक और रोचक टॉपिक जोड़ा गया है, मूल्यों के विकास में महापुरुषों का योगदान, विशेष प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान। वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि मूल्य निर्धारण के समय इन तीनों प्रोसेस में किसी समाज का कोई आदर्श होगा या उस समाज से जुड़े जो शिक्षण संस्थान है उन आदर्शों के बारे में चर्चा होगी और परिवार ऐसी कहानियां सुनाएगा। जैसे जब हम लोग को जो बचपन में कहानियां सुनाई गई, मान लो शिवाजी की कहानी सुनाई गई, उसमें कहा कि भाई बचपन में उन्होंने वो किला जीता या वो कितने साल तक मूल्य आया कि नहीं, साहस से एक बड़े काम हो सकते हैं। तो ये बचपन में चाहे परिवार में कहानियां सुनाई जाए, स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुनाई जाए या समाज का कोई आदर्श होगा, उससे भी मूल्यों को प्रदान करना आसान होता है। तो ये तीन सेक्टर हैं जो उसमें काम आते हैं। इसका अगला हिस्सा वो छोटा सा हम लोग महापुरुषों के बारे में बातचीत करते हैं। तो उसके लिए यही होता है कि इतिहास में जितने भी आपको महापुरुष मिल रहे हैं उनके कार्यों के बारे में जानने के साथ साथ ये भी हमें कोशिश करनी होगी, ये देखना होगा कि उनके जीवन से हमें किस तरह के मूल्य सीखने पड़ते हैं या किस तरह के मूल्यों को हम आत्मसात करते हैं। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।